जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केफ 2 का आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 81। जी जो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस करने को दिए थे? कर लिए थे। कोई मसला? ये तो मैंने डिस्कस किए थे, 9 दिया था ना सिर्फ करने, उसमें कोई मसला है? परचेजेस, हाँ हाँ, फ्रॉम रजिस्टर्ड। इंपोर्ट्स मैंने कल बताया था, हमेशा परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स। जी और कोई मसला नहीं है? जी क्वेश्चन नंबर 15 देखे। क्वेश्चन नंबर 15 बस रखो उधर ही रखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखे। स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन है 18 मार्क्स का, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़े। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by or refundable to MA and the amount of sales tax to be carried forward, if any, for the tax period February 2000. Show all relevant exemptions, exclusions and disallowances. MA in association of person is registered under the Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business of manufacture and distribution of various following information has been extracted from MA's records for February 2016. जी सेल्स है जेट फ्यूल। अच्छा कल एक क्वेश्चन था टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स था ना, हाँ उसके साथ लिख लें, वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आता है। हाँ वैसे मैंने लिखा तो था नो सेल्स टैक्स ना, लेकिन वो एग्जेम्प्ट में आता है। किस में आता है? एग्जेम्प्ट। क्योंकि अगर आप सिर्फ नो सेल्स टैक्स लिखोगे तो मेरे ख्याल में आपने फिर अपोर्शनमेंट भी नहीं की होगी, फिर तो सेल्स एक टाइप के थे ना। हाँ तो ये सेल्स दो टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 था, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है जी? अब ये देखें सेल्स है जेट फ्यूल टू पाक एयरवेज प्रोसीडिंग टू ओस्लो। जी ये वैसे थ्योरी में आई थिंक नहीं लिखा, थ्योरी में लिखा हुआ है, इसको पता नहीं। ये जो हम एयरवेज को सप्लाईज करते हैं, जो इंटरनेशनल रूल लिखे, जो आईकेएफ ने किया है, हम वो कर लेते हैं। रूल लिखे, रूल नंबर 27 जी। सप्लाईज टू एयरवेज proceeding abroad, supplies to airways proceeding abroad shall be treated as zero rated supplies, shall be rated as zero rated, treated as zero rated supplies। ओके हो गया। इसके साथ अगला ही लिखे 28 exempt goods if exported, exempt goods if exported shall be treated as zero rated supplies। ठीक हो गए। अगर गुड्स क्या हो, गुड्स क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, और उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो क्या ट्रीट करेंगे, जीरो रेटेड। हाँ ओके तो ये जेट फ्यूल टू पाक एयरवेज ये किस में आ जाएगा, जीरो रेटेड। हाँ जी। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स आउटपुट प्लस 4%। परचेजेस है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इनपुट टैक्स, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स नो नॉट अलाउड, exempt goods from registered supplier, exempt goods पे सेल्स टैक्स नहीं होता, नॉट अलाउड,
इम्पोर्ट रॉ मटेरियल इनपुट टैक्स, इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट्स नॉर्मल परचेज 18%. Following information is also available. Taxable goods purchased from registered suppliers include furniture. आप underline करो, include. Taxable goods purchased from registered suppliers include furniture of rupees 45,000 which was acquired for use in the office. Underline करो, कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑफिस. आप मार्केटिंग मैनेजर, ये कल मैंने बताया था, ये एज अ फाइनल कंज्यूमर वो यूज कर रहा है, परचेजेस में शामिल है, तो माइनस कर लेंगे, माइनस इनपुट टैक्स. हाँ, MA purchase 150 bags of cement covered under third schedule for the construction of a bungalow for managing partner. Cement was purchased at the जी, सीमेंट ये भी एज अ फाइनल कंज्यूमर यूज हुआ है, ठीक है, तो ये शामिल तो नहीं है, शामिल नहीं है तो नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं करेंगे. हाँ, परचेजेस है ना, समझ में आ रही बात जी. एडवांस ऑफ ₹268,000 was made to Nomi Corporation for purchase of packing material. कल लिखवाया. हाँ, no tax treatment of, no sales tax on advances either in case of sales or purchases. दोनों केसेस में एडवांस का हम कुछ भी तो not allowed. Taxable goods to unregistered customers include goods worth ₹2 lakh sold to cottage industry. कल रूल निकाले, sales to cottage industry shall be treated as sales to registered person, मतलब no further tax. एक अगला रूल बनाए, रूल नंबर 29, no further tax on sales to cottage industry. भी लिखो ना, ये नहीं लिखवाया होगा, जो मैं लिखवा रहा हूं अभी नहीं लिखवाया. सेल्स टू एंड कंज्यूमर. अभी 2-4 छोड़ दे, लाइनें छोड़ दे, फिर आगे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है. अभी 2 लिख ले, सही है. हाँ, तो ये सेल्स कह रहे हैं, जो फिर पढ़े, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स. अंडरलाइन करो, टैक्सेबल गुड्स टू, ऊपर जो अनरजिस्टर्ड को सेल्स है कितनी है, कितनी है? 375,000 है ना. तो कह रहे इसमें कौन सा पॉइंट है? 5 जी. इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹2 lakh सोल्ड टू कॉटेज इंडस्ट्री. 3,75,000 टोटल सेल्स है, इसमें से 2 लाख किसको सेल किए, तो 2 लाख पे फर्दर 4% टैक्स नहीं लगाना. दूसरा आगे पढ़े, पॉइंट नंबर 5 जी. द रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन जॉब. जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मुझे बताए, क्या इन गुड्स का बिजनेस करते, क्या कर रहे थे? एजुकेशनल है ना, तो ये एंड कंज्यूमर हुआ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन गुड्स के लिए, क्या नहीं? तो ये सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस के साथ ऊपर 4% लिखा था ना, उसको क्रॉस करे, इस पे 4% नहीं होगा. 3,75,000 देखे ना. नो फर्दर टैक्स ऑन कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री को कितने हैं? 2 लाख, तो इस पे फर्दर टैक्स नहीं होगा. बकाया कितने बचे? कह रहे हैं द रेस्ट ऑफ द गुड्स, बाकी जितने भी हैं वो किसको सेल किए, तो एंड कंज्यूमर को जो सेल्स करते हैं उस पे भी फर्दर टैक्स नहीं होता. आप जाके दुकान से चीजें लेते हैं ना, आपसे सिर्फ 18% टैक्स लेते हैं. क्या आप सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर? हम एंड कंज्यूमर है, इसलिए हमसे फर्दर टैक्स नहीं चार्ज करते. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या नहीं? ठीक, तो ऊपर जो 375 के साथ 4% लिखा होगा ना, वो हटा दें. ठीक है, सिर्फ 18% आउटपुट होगा. जी, पॉइंट नंबर 6. ऑन 15
और ऊपर 375 के साथ पॉइंट नंबर 5 भी लिखे ना, ताकि आपको समझने के लिए फिर याद हो कि ये 4% मैंने क्यों हटाया। सही है। पॉइंट नंबर 6, ऑन 15 फरवरी MA signed an agreement with Bali Traders, a registered customer, for the sale of goods worth rupees 290,000. On 20th of February 2016, the goods were made available to BT. However, BT took the delivery of goods on 5th March 2016. जी, वो जो सेल्स आउटपुट टैक्स वर्किंग था, जो मैंने कहा था उधर 2-4 लाइनें और छोड़ दें। सेल्स इंक्लूड, याद है क्या क्या लिखा था उसमें? सेल्स टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, गुड्स प्लेज विद द बैंक, गुड्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, गुड्स यूज्ड इंटरनली, नंबर ई लिखे, गुड्स मेड अवेलेबल, goods made available are slash delivered whichever is earlier, स्लैश डाल के अर्लियर लिख ले, डैश डाल के अर्लियर लिखे। समझ में आ रही बात? हाँ, अवेलेबल और डिलीवरी में जो पहले होगा उस महीने में हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। हाँ हाँ, समझ में आ रही बात? गुड्स मेड अवेलेबल आर डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। जी, तो ये पॉइंट पढ़े। इसमें गुड्स कब अवेलेबल किए गए थे? 20th फरवरी 2000। हम किस महीने का बना रहे? इसी महीने का ना। तो ये हमारी सेल्स होंगी कि नहीं? ये सेल्स होंगी, शामिल तो नहीं है। कहां पे लिखा है कि इंक्लूड? नहीं है तो ऐड करेंगे। ये आउटपुट टैक्स, इस पे प्लस आउटपुट लिखे। भाई आप क्यों नहीं लिखते मुसफ? ये लिखा करो। ये जो है ना पेंसिल, कल से पेंसिल ले आया करे ना, इरेजेबल पेंसिल नहीं होता, ये लिखा करे तो आप लोगों को फिर याद रह जाया करेगा। जी अगला, MA sold goods worth rupees 52,000 to one of its customers on 2 months credit. The amount was inclusive of 4% of markup. जी, रूल नंबर 30 लिखे, 2-4 लाइनें इधर, 2-3 लाइनें और छोड़ दें। हाँ जी, रूल नंबर 30, नो सेल्स टैक्स ऑन इंटरेस्ट स्लैश मार्कअप। इंटरेस्ट या मार्कअप पे सेल्स टैक्स नहीं होता। ओके हो गया। MA sold goods worth rupees 52,000, तो ये आउटपुट टैक्स है लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। इस पे आउटपुट टैक्स आएगा लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। 4% इसमें इंटरेस्ट शामिल है ना, वो हम माइनस कर देंगे। ओके हो गया। 52,000 है ना जी, तो इंटरेस्ट निकाल के बाकी क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? सेल्स। तो इसके साथ लिख ले प्लस आउटपुट टैक्स, सेल्स में ऐड होगा, शामिल तो नहीं है ना जी। अगला, MA distributed free samples of one of its new detergents Zeta among corporate clients. The value of these samples amounted to rupees 65,000. Goods given free of cost, वो रिप्लेसमेंट था, वो फ्री रिप्लेसमेंट था। ये सेल्स है हमारी, क्या है? सेल्स। सेल्स इंक्लूड, देखे ना, गुड्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, गुड्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये सेल्स है, तो ये आउटपुट टैक्स से ऐड करेंगे सेल्स में। MA issued a debit note of rupees 35,000 हाली ब्रदर्स टू रेक्टिफाई। अच्छा, उधर याद है सेल्स रिटर्न होते थे, परचेज रिटर्न होते थे, ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड। इधर उसने क्या किया कि डेबिट नोट इशू किया है, किसने? MA ने। ठीक है, ये मैं समझाता हूं। On 1st February, अगला पॉइंट देखे, 2016 MA sold 4,000 packs of new caramel ice cream covered under at a discounted price of rupees 100 per liter pack. The retail price of the ice cream was rupees 160 per liter. जी लिखे रूल नंबर 31. Sales tax shall be charged on the retail price.
sales tax shall be charged on retail price in case of local goods. In case of local goods, while sales tax shall be charged on sale price in case of imported goods. On sale price in case of imported goods. ये वाला पॉइंट था ना, ऐसा था ना, सही लिखवाया जी. सेल्स टैक्स अगर लोकल गुड्स हो तो सेल्स टैक्स किस पे चार्ज करेंगे? रिटेल पे. वो चाहे जिस पे दे दे, हमें मसला नहीं है. और अगर इंपोर्टेड गुड्स हो तो फिर सेल्स टैक्स किस पे चार्ज करेंगे? सेल्स प्राइस. तो ये कौन से गुड्स है? लोकल गुड्स है ना. तो रिटेल प्राइस क्या है? 160. तो हम 160 मल्टीप्लाई बाई प्लस आउटपुट टैक्स, सेल्स चार्ज, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे किसके ऊपर? 160 के ऊपर. शामिल तो नहीं है ना सेल्स में जी. सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी 16 amounted to rupees 245,000. This amount was inclusive of input tax of rupees 120,000 paid on a chemical which could not be used before the expiry and was consequently destroyed in February 2016. जी rule number 32. Input tax cannot be claimed on goods expired and subsequently destroyed. Input tax cannot be claimed on goods expired and consequently destroyed. Input tax cannot be claimed on goods expired and consequently destroyed. ओके हो गया बच्चों? क्लियर है क्या नहीं? अच्छा, आपको मजे की एक चीज बताऊं. पेज नंबर 25 देखिए इस नोट्स. पेज नंबर 25 आ गया. ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये सारे इधर लिखे हुए हैं. हाँ, परेशान नहीं होना, लेकिन आपसे इसलिए लिखवा रहा हूँ एक बार अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखे ना, दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, ये सारे इधर लिखे हुए हैं. हाँ ठीक है जी. ओके हो गया बच्चों? तो इसमें देखे, अब इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था? 120,000 ऐसे गुड्स का इनपुट टैक्स था जो कि एक्सपायर, तो वो हम निकाल देंगे. 120,000 निकाल देंगे जी. ओके हो गया? अब आ जाए. अगर ये इनपुट टैक्स नॉर्मल होता, मतलब ये हम लोग इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते थे, तो फिर इसको हम लोग सेल टैक्स में से माइनस करके इनपुट टैक्स में ऐड करते. क्या मतलब? अगर सर अभी तो ये डिस्ट्रॉयड वाला ना, मतलब इसमें इनपुट टैक्स नहीं होगा, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है. ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 245 कह रहे हैं. इसमें 1,20,000 उन गुड्स से रिलेटेड इनपुट टैक्स है जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, एक्सपायर हो गए. तो ब्रॉड फॉरवर्ड 245 है ना, उसमें से 120 निकाल दो, बाकी इस महीने के एक्चुअल में ऐड कर देंगे. सही है? आप क्या पूछ रहे थे अली हमजा? अली हमजा ने मुझे गिला दिया है, कहते हैं सर आप मुझे तंग करते हो, ये तैयब लोग मुझे तंग करते हैं. फिर भाई क्यों तंग करते हो? आप पे किसने, लॉयर आप पे तंग किया है? किसने? तंग ना करो ये बेचारा, ये सनी नहीं है, बच्चा है. ये वैसे बड़ा हुआ है, उम्र इसकी कम है. नहीं इमेच्योर नहीं है, इमेच्योर आप सारे हो. जी अली हमजा पूछो. सर 120,000 हम लोग इनपुट टैक्स परचेजेस वाले में ऐड करेंगे अगर ये नॉर्मल होता तो? नहीं, क्यों ऐड करेंगे? ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड है ना. ब्रॉड फॉरवर्ड तो हम इस महीने के परचेजेस में ऐड नहीं करते, एक्चुअल टैक्स में ऐड करते हैं, जो लोअर हाफ वाला माइनस करते हैं. ठीक है जी. वर्किंग 1 पहला पेज खाली छोड़ दे. पेज नंबर 2 से आप शुरू करें. वर्किंग नंबर 1.
आउटपुट टैक्स जी, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ रजिस्टर्ड पर्सन है, सेल्स कितनी 5 लाख जी। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड है, हाँ सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो कितनी है जी। आगे, हाँ सेल्स टू बाली ट्रेडर्स नहीं, पहला पॉइंट क्या था, ये ऊपर खत्म हो गए, सेल्स 2 ही थी जी। अब पहला पॉइंट परचेज का था, दूसरा भी परचेज का, तीसरा एडवांस टैक्सेबल गुड्स, ये तो 6 पॉइंट ऑन फरवरी एग्रीमेंट विद बाली ट्रेडर्स, हाँ गुड्स मेड अवेलेबल। सर ये टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स में वो भी ऐड करें, हाँ तो फर्दर टैक्स नहीं होगा ना उस पे, 18% तो होगा। सर इसमें अनरजिस्टर्ड तो नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए, इसको अगर हम लोग लिख दें नहीं जरूरत नहीं है, बस इसी तरह जी। गुड्स मेड अवेलेबल कितनी है 2,90,000 जी। अगला पॉइंट फ्री सैंपल्स है, हाँ फ्री सैंपल्स कितने के हैं 65,000। सेल्स विदाउट मार्कअप, हाँ 52,000 के थे, मार्कअप कितना था 4, तो अगर हम वैल्यू 100% ले लें तो ये कितने परसेंट हो गए 104%, और हमें कितना चाहिए 50,000 जी। और MA issued a debit note, हाँ ये इधर देखें, MA ने क्या इशू किया है, क्या इशू किया है डेबिट नोट, ठीक है। जब ये डेबिट नोट इशू करेगा ना तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन सेल्स। ये क्या है सेलर, ये क्या है बच्चों, क्या है ये सेलर। सेलर ने डेबिट नोट इशू किया तो मतलब क्या है इंक्रीज इन सेल्स। तो अब एक याद कर ले, बाकी सारा आसान हो जाएगा। जो बायर है वो अगर कभी डेबिट नोट इशू करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, डेबिट नोट इशू करेगा, या इस तरह से कर ले, इंक्रीज इन सेल्स हो गए ना, हाँ इसने कौन सा नोट इशू किया, तो अगर मेरे सेल्स इंक्रीज हो गए और मैं जुहैब को सेल्स कर रहा हूं तो जुहैब के परचेजेस इंक्रीज हुए कि नहीं, तो बायर क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन परचेजेस। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है। अब इसको उल्टा कर ले, अगर सेलर कभी क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल्स रिटर्न, डिक्रीज इन सेल्स। और अगर बायर कभी डेबिट नोट इशू करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन परचेजेस या परचेजेस रिटर्न। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है। हाँ एक याद कर ले, बाकी सारे आप उसके बेस पे कर सकते हैं। ठीक हो गया, हाँ
डेबिट नोट इशूड बाय MA, कितने रुपए का? 35,000। जी, कोई सेल्स में से माइनस नहीं करना, हाँ बच्चों, नहीं करना। और वो जो है, जो सेल्स थर्ड स्केजुअल आइटम्स, आइसक्रीम, सेल्स ऑफ थर्ड स्केजुअल आइटम, कितने कितने? सर 160 मल्टीप्लाई 4,000 लेटर सेल किए हैं, 160। जी, और बस बस 19 लाख 50 जी। कितना? जी, वर्किंग 2 में इनपुट टैक्स, जी, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, कितने? हाँ, 9,18,000। जी। दूसरा टैक्सेबल गुड्स, पहला पॉइंट क्या था? इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल, वो कितना है? 2,80,000। जी, माइनस, सबर करो, पहला पॉइंट क्या था? टैक्सेबल गुड्स विच वाज फाइनल कंज्यूमर लेस फर्नीचर एज अ फाइनल कंज्यूमर, कितना? 45,000। जी। दूसरा पॉइंट 150 बैग्स ऑफ सीमेंट, ये तो नहीं करना था ना, ये परचेज थे ना, हाँ, तो उसने नीचे क्या कहा हुआ है? शो ऑल रिलेवेंट एग्जेम्पशन सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, ये परचेजेस तो नहीं शामिल होंगे ना, तो इसको शो करना है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। थर्ड, ये थर्ड था। फोर्थ, एडवांस ऑफ, ये भी परचेजेस के लिए था ना, एडवांस फॉर परचेजेस, क्या ये क्लेम करते? नहीं, ये भी नहीं करते। जी। अगला नंबर 5 क्या था? टैक्सेबल गुड्स, ये तो वो था। 6 क्या था? अनफेवरेबली साइंड एग्रीमेंट, ये भी हो गया। एमए सोल्ड, ये भी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, ये भी हो गया। इशूड अ डेबिट नोट, ये भी हो गया। और लास्ट भी हो गया 10, 11 जो है वो तो बाद में होगा। ओके हो गया बच्चों? ये इसको टोटल करें 11 जी। और इस पे सेल्स टैक्स कितना आएगा? 2,7 जी। अब वर्किंग 3 में अपॉर्शनमेंट, जी। सप्लाईज एक से ज्यादा है ना जी। दूसरे में टर्नओवर और तीसरे में इनपुट टैक्स। फिक्स्ड एसेट तो नहीं है ना? सप्लाईज कौन कौन से हैं? टैक्सेबल कितने हैं? 19,55,000।
जीरो कितने हैं? 8 लाख। दोनों को ऐड करें। 27,55,000 जी। इनपुट टैक्स कितना आया? 11 और 2,07,540 करें अपोर्शनमेंट। हाँ 147,274 और इसका 6026 ये जी। अब आ जाए मेन सॉल्यूशन के ऊपर। जी नाम क्या है इसका? मुलाकात एसोसिएट। जी रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या फिर रिफंडेबल और फॉर द मंथ ऑफ February 2016। जी बताएं आउटपुट टैक्स वर्किंग 1 से कितना है? कितना है? 351,900 लेस इनपुट टैक्स लोअर ऑफ लोअर ऑफ व्हाट? एक्चुअल वर्किंग 3 से आया कितना आया? 147,274 एड ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स सारा ऐड नहीं करना। 245,000 था, इसमें 120,000 एक्सपायर्ड गुड्स से रिलेटेड करी। कितना बचा? ये दोनों को ऐड करें। 272 275 4 आएगा। हाँ जी आर 90% था 351,900 जी 316,710 जी। लोअर कौन सा है? एक्चुअल 272,274 माइनस करें 79626 बस जी। फिक्स एसेट था, फर्दर टैक्स है हाँ नहीं तो ये आपका आ गया सेल्स टैक्स पेएबल जी और रिफंडेबल आ जाएगा वर्किंग 3 से कितना? 266। कैरी फॉरवर्ड है नहीं, एक्चुअल एडजस्ट हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास तो था नहीं। चलिए नोट करिए। हाँ इस अटेम्प्ट में सर उसमें सारे बताया था।
उसमें और नहीं होता है कि एक्सपोर्ट ये जी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 जी, आइटम 16 का क्वेश्चन है 18 मार्क्स का, अगस्त 2016 का। कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट सेम, एग्जेम्पशंस वगैरह भी शो करनी है, सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, और कहता है अगर कोई कैरी फॉरवर्ड हो तो वो भी करें। समाज एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and is engaged in the business of manufacturing, trading and export of electronic, chemical and other consumer goods. Following information has been extracted from SA records for the month of August 2016. बच्चे बस करें फिर नोट कर लो क्वेश्चन जी। सप्लाईज है टू रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सा टैक्स? आउटपुट। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आउटपुट प्लस फर्दर टैक्स टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर। थोड़ा सा BCBS का, थोड़ा सा BCBS नहीं BWCS का फिर पढ़े एक बार। पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, तो ये आम सेल्स है 18%, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आएंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं है। किसको सेल किए? एक्सपोर्टर को, वो आगे एक्सपोर्ट करें, लोकल सेल्स है हाँ 18%। आउटपुट टैक्स परचेजेस है रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, हाँ। इनपुट टैक्स फिनिश गुड्स फ्रॉम unregistered not allowed, packing material from input tax, local machinery from unregistered not allowed, or imports input tax, finished goods है input tax है। packing material from registered persons include material worth rupees 150,000 which was used for packing electric. On 31st August 2016 these motors were still part of SA's unsold stock. सेल्स टैक्स में हम ये नहीं देखते कि एक महीने के जो 10 रुपए के परचेज किए 10 यूनिट वो 10 उसी महीने में सेल करने, नहीं, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता भाई। जिस महीने के परचेजेस है उस महीने में परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, जिस महीने के सेल्स है उसमें सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये दिया है भाई, सेल हुआ हो या ना हुआ हो, हमने इस महीने के परचेजेस में इसको शामिल करना है। अगले महीने सेल्स हो जाए तो अगले महीने के सेल्स में शामिल करना। समझ में आ रही बात बच्चों? क्लियर है कि नहीं? तो इसका कुछ भी इंपैक्ट हमारे क्वेश्चन पर नहीं आएगा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अगस्त 16 आर नॉट इंक्लूडेड, अंडरलाइन करो, आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव टेबल। कह रहे ये शामिल नहीं है ऊपर वाले टेबल में ये ट्रांजैक्शंस। सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 70,000, 45,000 and 68,000 was paid in cash on electricity, gas and telephone bills. कल बताया था कि यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो, अच्छा अब इसको बच्चे जो है ना ये वैल्यू नहीं है बच्चों, इनको कहां पे ऐड करना है? इधर ऐड करना है हाँ। ये सेल्स टैक्स उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी बिल। जब 18% बाकी परचेज इस पे कर दोगे कितना कितना है? 70,000, 45, 68, ये इसमें से ऐड होगा हाँ यहाँ पे। ओके हो गया? यहाँ पे ऐड करके ये आपका इनपुट टैक्स आ जाएगा, ठीक है, जो आप अपोर्शन करोगे। ये टैक्स की अमाउंट है, वैल्यू की अमाउंट नहीं है। किसकी अमाउंट है? टैक्स की। 18% कैलकुलेशन के बाद इसको ऐड करना है हाँ बच्चों, क्लियर है ना जी? तो ये तो इनपुट टैक्स हो गया। इस ए परचेज हाई क्वालिटी केबल्स एंड वायर्स वर्थ रुपीज 250,000 फ्रॉम आ रजिस्टर्ड सप्लायर्स। ऊपर देखे ये कारोबार क्या करे? इलेक्ट्रॉनिक का हाँ। तो ये परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर है ना जी, तो ये परचेजेस है, परचेजेस में ऐड कर देंगे 250,000 हाँ।
जी सर। इसमें कोई टेक्निकल बात तो नहीं है ना जी। हाँ वो देखना है, हाँ बिजनेस का ख्याल रखना है। 3 कार्टन्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू, अंडरलाइन करो। कौन सा? इंपोर्टेड। falling under were supplied to unregistered distributor at a price of rupees 1,10,000 per carton. The distributors normally supply such shampoo to retailers at a price of rupees 135,000 per carton. जी क्या लेंगे? 110 के 135? 110? सर आपने कहा था रिटेल प्राइस में नहीं लेंगे रिटेल प्राइस The distributors normally supply such shampoo to retailers at a price of rupees 135,000. कौन सा समझदार बच्चा इसको रिटेल प्राइस समझा? ये रिटेल प्राइस है, मुझे साबित करे ये कैसे रिटेल प्राइस है। पढ़े ना, BWCS का मसला है, पढ़े, पहले पढ़ो। ये रिटेल प्राइस है भैया। उसने जो है ना, सुने, उसने सेल प्राइस और रिटेल प्राइस दिया ही नहीं। आई कैप है, उसने नॉर्मल डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट दिया। बेचारे बच्चे कहते हैं हम फेल हो। हाँ रिटेल प्राइस है। रिटेल प्राइस किसे कहते हैं? रिटेल प्राइस कहते हैं बच्चों जिस पे हम एंड कंज्यूमर को गुड्स सेल करते हो और रिटेल प्राइस प्रिंटेड होता है गुड्स के ऊपर। उसने क्या कहा? टू रिटेलर्स। तो इधर आपको वो कंफ्यूज कर गया, आप इसको रिटेल प्राइस समझ गए। नहीं, ये रिटेल प्राइस नहीं है। उसने कहा नॉर्मली वो 135,000 का बेचता है, लेकिन इस बंदे को उसने 1,10,000 का बेच दिया। बताए, चेक करें, 135 पे रिकॉर्ड किया, 110 पे रिकॉर्ड किया। नहीं गलत नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने 110 किया होगा, लेकिन 110 जो है ना, अंडरलाइन करो, टू डिस्ट्रीब्यूटर्स है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। रिटेलर को वो 135, लेकिन ये रिटेल प्राइस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये रिटेल प्राइस नहीं है। अब मुझे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसने सेल किया, तो मैंने अभी पॉइंट क्या लिखवाया? किस पे लेंगे? सेल प्राइस के ऊपर लेंगे। किस पे लेंगे? तो सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस किसे कहते हैं? जितने का सेल करेगा। समझ में आ रही बात? इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये रिटेल प्राइस है। ये रिटेल प्राइस नहीं है 135,000। रिटेल प्राइस वो लिखेगा कि रिटेल प्राइस वाज दिस। ये उसने कहा सेल्स टू रिटेलर्स। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है? जी सर। तो 110 पे अगर किया है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को किया है। ये नॉर्मल और स्पेशल डिस्काउंट भी नहीं है। अगर वो ये कहता कि उसने 1,10,000 का डिस्ट्रीब्यूटर्स को किया है, नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को 135 का सेल करता है, फिर ये स्पेशल और नॉर्मल डिस्काउंट था। उसने स्टार्ट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आखिर में लिखा है रिटेलर्स को। तो भाई अब भी ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है? देखे ना, फैक्ट्री वाला, अगर मैं जाता हूं फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल ओपन हो जाए, ये काम वैसे होता नहीं, रिटेल आउटलेट होती है फैक्ट्रीज की, मतलब वो खुद भी, ये जैसे बाटा शॉप देख ले, ये फैक्ट्री की होती है, ठीक है। अब अगर मैं बाटा, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में जाता हूं, कोई भी चीज है, और मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूं। क्या हूं? डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब इस्लामाबाद में फैक्ट्री से वाहिद अब्दुर्रहमान को गुड्स आते हैं, तो फैक्ट्री वाले मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन छोड़ेंगे
कि डिस्ट्रीब्यूटर ये देगा किसको? होलसेलर्स को। होलसेलर्स ये देंगे आगे रिटेलर्स को। रिटेलर ये देगा किसको? एंड कंज्यूमर। तो मेरी प्राइस अलग होगी। अब एंड कंज्यूमर फैक्ट्री में चला जाए और वो कहे कि मैंने चीजें लेनी है, तो क्या वो मेरे प्राइस पे चीजें देंगे? वो जो मेरा प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का और रिटेलर का, वो फैक्ट्री खुद कमा लेगा। उसको कहेगा रिटेल प्राइस पहले से फैक्ट्री से प्रिंटेड आती है। कहां से प्रिंटेड आती है? समझ में आ रही बात? लेकिन उसमें परसेंटेजेस होते हैं इन लोगों के। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर का 10% है, जितना आप सेल्स करोगे उसमें कितना परसेंट है? 10%। होलसेलर का 5% है, रिटेलर का 2% है, 3% है। इस तरह से चीजें होती। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये उसने ये वाली बात बताई है कि फैक्ट्री अब्दुर्रहमान जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको चीजें देता है 100 रुपए का। अब रिटेलर, तो रिटेलर ने कितने लोगों को बाईपास किया? 2 लोगों को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को और एक होलसेलर को। तो ये नॉन सी बात है कि रिटेलर को जब फैक्ट्री देगा माल, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी कीमत क्या होगी? ज्यादा हो। समझ में आ गई बात? उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रिटेल, ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना रिटेलर्स का, इससे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ये रिटेल प्राइस नहीं है। अगर इधर चलो छोड़ दो, ठीक हो गया बच्चों? क्लियर है जी? तो किस पे करना है? सेल प्राइस पे। सेल प्राइस क्या है जी? अगला, हाँ लगना तो चाहिए बिल्कुल। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड, अंडरलाइन करें, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 4% इस पे लगेगा। इस पे लिख ले आउटपुट प्लस 4% जी। अगला, 5 इलेक्ट्रिक केटल्स वर्थ ₹75,000 वर परचेज फॉर यूज इन ऑफिसेज। अंडरलाइन करो। गुड्स एज आ फाइनल कंज्यूमर है, नो इनपुट टैक्स, मतलब नॉट अलाउड, शामिल नहीं है ना, तो उसको परचेजेस में शामिल, हाँ ऐसे लिख देंगे परचेजेस ऑफ केटल्स और सामने क्या डाल देंगे? डैश डाल देंगे और साथ में लिख लो ना। अच्छा, ये जब ये आप लिखते हो ना ये पर्टिकुलर्स ना, तो इसका मकसद ये होता है कि इस जो स्टेटमेंट लिखते हो ना, इसमें आप रीजन भी बता दो कि मैं क्यों इसको ऐड नहीं कर रहा, क्यों माइनस नहीं कर रहा, क्यों ऐड कर रहा हूं या क्यों माइनस कर रहा हूं। अब आप देखें ऊपर, ठीक है, ये मैंने फर्नीचर के साथ लिखा हुआ। समझ में आ रही बात कि ये मैं क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि ये इसने एज अ फाइनल कंज्यूमर ये फर्नीचर परचेस किया है। समझ में आ रही बात? तो आप थोड़ा, तो इधर आप लिख लोगे 5 केटल्स फॉर परचेज्ड एज अ फाइनल, या 5 केटल्स परचेज्ड फॉर यूज इन ऑफिस। ठीक है, तो सामने डैश डाल दोगे। On 5th August, SA received advance of ₹6 lakh against supply of electric shavers. ये एडवांस है, हाँ, नो टैक्स। तो एडवांस किसके लिए है? सेल्स के लिए है। तो आउटपुट टैक्स में लिख लोगे एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स। ठीक है, और सामने क्या डाल दोगे? डैश डाल दोगे। एडवांसेस पे सेल्स टैक्स नहीं होता, वो परचेजेस के केस में हो। या on 25th August इस इशूड डिस्काउंट कूपन्स, डेट को अंडरलाइन करो, इस पॉइंट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन 25th August इस इशूड डिस्काउंट कूपन्स वर्थ ₹450,000 टू इट्स कस्टमर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रैंड एनुअल सेल्स एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन December 2016। ये डिस्काउंट कूपन्स कब इशू हो रहे हैं? तो 24 अगस्त तक जो सेल्स थे उन सेल्स इनवाइस पे डिस्काउंट शो हो रहा होगा। कल बताया था नॉर्मल डिस्काउंट इज अलाउड, ब्रैकेट में लिखवाया था शोन ऑन, सिर्फ नॉर्मल डिस्काउंट नहीं अलाउ। कौन सा नॉर्मल डिस्काउंट अलाउ है? जो इनवाइसेस पे क्या हो, शो। समझ में आ रही बात? तो ये नॉट अलाउड, आप माइनस नहीं करोगे, ये शामिल तो नहीं है ना ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ लिख लो नॉट अलाउड। ठीक है, इसको भी आउटपुट टैक्स वर्किंग में लिख दोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कूपन्स, और सामने क्या डाल दोगे? डैश डाल दो जी। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। ऑन 10 February 16 इसे परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ ₹3 lakh फ्रॉम Mughal Chemicals, a registered supplier, on credit. On 15th August 2016 SA paid the outstanding amount to MC by way of a
क्रॉस्ड चेक ड्रॉन ऑन एस बैंक अकाउंट, ये बताता हूं। अगला, इन अप्रैल 16 SA inadvertently charged sales tax of rupees 58,000 instead of 85,000 on supply of chemicals to one of its registered customers. SA has not obtained permission from the Commissioner in Land Revenue for revision of return. अच्छा, ये क्या है? सेल्स है ना। सेल्स के ऊपर जो आउटपुट टैक्स है ना, कहते हैं उसके लिए परमिशन। सेल्स पे कौन सा टैक्स होता है? आउटपुट बढ़ेगा तो किसका फायदा होगा? गवर्नमेंट का। पर इनपुट बढ़ेगा तो हमारा फायदा, आउटपुट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का। तो कहते हैं जब हमारा फायदा होना तो फिर हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछे बगैर आप ऐड कर दो। तो कितना टैक्स कम किया है? 58,000 किया है, 85 करना था। कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ 37। तो 37 बाई टैक्स है, हाँ वैल्यू नहीं है। 27,000 यहां पे ऐड होगा। हाँ बच्चों, इसके नीचे देख ले, सेल्स टैक्स है। क्या है? सेल्स टैक्स। और अगला पॉइंट क्या है? हाँ लिखा हुआ है ना, सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 58,000, ठीक है, वैल्यू नहीं है। इन जुलाई 16 is claimed input tax of 80,000 on purchases of hydrochloric from JB Traders. The supplier has not yet deposited the amount of sales tax collection from SAS in government treasury. जी रूल नंबर, रूल नंबर कौन सा? 33। Input tax cannot be claimed on purchases Input tax cannot be claimed on purchases against which input tax was not deposited in government treasury. Input tax cannot be claimed on purchases against which tax was नॉट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। अगर गवर्नमेंट के खजाने में आपका इनपुट टैक्स नहीं पहुंचा ना, तो उन परचेजेस पे आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मैंने तो नहीं करना, मैंने जिससे परचेजेस किए वो जमा करेगा ना, अगर उसने जमा नहीं किया तो नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब इस पे आ जाए, ये जो पॉइंट था क्रेडिट परचेजेस वाला, इधर दे मुझे जी, इधर देखे बच्चों, पूरे दुनिया में आप देख लेना तो कारोबार में क्रेडिट का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो फिर बहुत ज्यादा है। तो अगर हम कभी क्रेडिट परचेजेस करते हैं ना, तो सेल्स टैक्स एक्ट हमें अलाउ करता है क्रेडिट परचेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हमें क्या करता है? अलाउ करता है कि आप क्लेम करो। बेशक आपने पैसे नहीं दिए, आपके जेब से टैक्स नहीं गया, लेकिन आप जिस महीने में आपने क्रेडिट परचेजेस किए हैं ना, उस महीने के रिटर्न में आप इनपुट टैक्स क्या कर लो? क्लेम कर, ठीक है। लेकिन शर्त रख ली, क्या रख ली? शर्त, कंडीशन, कि पेमेंट शैल बी मेड विद इन 180 डेज। ये ख्याल करना, पेमेंट के लिए आपके पास विद इन 180 डेज। पेमेंट कितने दिनों में करनी पड़ेगी? 180 डेज। अगर 180 डेज में नहीं किए, अदरवाइज इट विल बी रिवर्स्ड। अब रिवर्स कैसे करेंगे? जिस महीने में 180 डेज पूरे हो जाएंगे, उस महीने के परचेजेस में से माइनस कर देंगे। आज 8 किए ना, क्या किए? 8। इधर देखिए, जनवरी का महीना है। 1 जनवरी 2024 को एक बंदे ने क्या किए बच्चों? क्या किए? क्रेडिट परचेजेस। कैलकुलेटर निकाले,
जनवरी के कितने दिन हुए? 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, फिर 31, मई के, जून के 30, कितने हो गए? 181। मतलब 30 जून को 181, तो 180 डेज कब पूरे हुए? 29 जून। कब? 29 जून 2024 को 180 डेज क्या हुए? कंप्लीट। किस महीने में हुए? जून। तो जून का जो परचेजेस होंगे ना, उसमें से ये परचेजेस, कौन से वाले परचेजेस? जनवरी वाले, वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट है। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? 180 डेज में 180 डेज जिस महीने में पूरे होंगे उस महीने के परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? बोले ना? अब एग्जाम हिंट लिखे। एग्जाम के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है? एग्जाम हिंट क्या है? डेज, क्रेडिट परचेजेस के केस में आपने डेज कैलकुलेट करने। किसके केस में? अगर डेज हो लेस देन 180 डेज, परचेजेस आपको दे दे कि अभी इस डेट की परचेजेस है, आपने काउंट किए, जिस महीने का आप रिटर्न बना रहे हैं उस महीने के एंड तक अभी 180 डेज पूरे, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं। अगर डेज हो मोर देन 180 बट डेज हो लेस देन 110, लेस देन आर इक्वल टू कितने हो? 110, तो फिर क्या करेंगे? रिवर्सल डालेंगे, परचेजेस उस महीने, सॉरी 210, 180 और कम हो कितने से? 210, तो फिर रिवर्सल डलेगी। रीजन बताता हूं क्यों। और अगर डेज हो 210 से ज्यादा तो फिर भी नो टैक्स ट्रीटमेंट, फिर भी नो टैक्स ट्रीटमेंट। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है कि नहीं? हाँ बोले? ओके अब देखें, अब ये पॉइंट पढ़े, ये पॉइंट पढ़े। परचेजेस किस डेट के जो मैंने छोड़वाया था? पहला था कि दूसरा? पहला था। हाँ क्या लिखा है? On 10th February 2016 SA purchase liquid nitrogen worth ₹300,000। हम किस महीने का बना रहे? On 15th August 2016 जी। 10 फरवरी करे, कैलकुलेटर निकाले निकाले निकाले, शाबाश, कैलकुलेटर निकाले, रखे सामने कैलकुलेटर। फरवरी के 18 दिन, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, जुलाई से आगे ना जाए, जुलाई के 31 डाल के कितने हो गए? 171। तो 180 माइनस 171 करें। 9th ऑफ अगस्त 2016 को 180 डेज क्या हुए? कंप्लीट हुए। क्या उसने पेमेंट की? पेमेंट कब कर रहे हैं? 15 अगस्त को। उसके बाद है कि पहले? बाद। तो इस महीने में रिवर्सल हो जाएगा, परचेजेस क्या कर ले? माइनस कर दे। तो ये अमाउंट परचेजेस में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसको लेस कर दे इनपुट टैक्स। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? अब मैंने कहा अगर 210 से ज्यादा हो, इसको एज्यूम करते हैं कि ये परचेजेस इस क्वेश्चन में 10 फरवरी की जगह 10 दिसंबर लिखा हो, 2015। एज्यूम करें कि ये पॉइंट 1 में जो परचेजेस की डेट है ये
फर्स्ट दिसंबर 15 दिसंबर कर ले। कितना कर ले? 10 दिसंबर ना करे, एक महीना पहले जाएंगे तो 10 जनवरी हो जाएगा, तो 171 और 30 201, तो इसको आप कर ले 25 दिसंबर। क्या कर ले? 210 से थोड़े से आगे चले जाए। मैं बताता हूं। हाँ 25 दिसंबर नहीं नवंबर नहीं, 10 दिसंबर कर ले। चलो चलो, लेकिन 10 दिसंबर 60 दिन पीछे चला जाएगा ना। अभी कितने दिन पूरे हुए? 9 अगस्त तक। 31 अगस्त तक कितने दिन होंगे? 31 202। हाँ, तो 31 अगस्त तक अगर हम इसको 1 फरवरी कर ले तो 212 हो जाएंगे ना। 212 हो जाएंगे ना। इधर देखिए अब आज, अगर ये परचेजेस होती 1 Feb 2016 की, और ये जो पेमेंट है ना ये ना होती, 15 अगस्त वाली पेमेंट ना होती। समझ में आ रही बात? तो अब आप काउंट करें 31 अगस्त तक कितने दिन हुए? 2016 तक टोटल कितने दिन हुए? कितने दिन हुए बच्चों? 212। ओके हो गया? हाँ, कितने दिन हुए? 212। अब 212 180 दिन कब पूरे हुए? 212 में से निकाल दे। 212 में से माइनस करे जुलाई के अगस्त के 31। 181 हुए कब तक? 31 जुलाई तक। जुलाई तक हुए ना। एक दिन और निकाले। 180 डेज कब पूरे हुए? जुलाई 2015 16 सॉरी 16। ओके हो गया? हाँ, अब दिन कितने हैं हमारे केस में? दिन कितने हैं? मोर देन 210 डेज। तो क्या करेंगे? नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्यों? इधर देखिए, 180 दिन कब पूरे हुए? महीना बताए। महीना जुलाई में। हम किस महीने का बना? अगस्त में। तो रिवर्सल जुलाई में डलना चाहिए क्या अगस्त में? जुलाई में। हम ये एज्यूम करेंगे कि जनाब ये गलती तो 180 दिन कब पूरे हुए हैं? जुलाई में। तो ये जुलाई के रिटर्न में ये परचेजेस क्या हुई होंगी? रिवर्स हुई होंगी। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैंने आपको आसान कर दिया, इतने सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने डेज बता दिए, ये याद कर ले। अगर 210 से ज्यादा हो तो फिर भी आपने कुछ भी, और ये पॉइंट आया हुआ है पास पेपर्स, जो पहले वाले 10 से पहले क्वेश्चन है ना उसमें कहीं है ये पॉइंट। समझ में आ रही बात? जो 110 से ज्यादा होंगे नो टैक्स ट्रीटमेंट। रीजन बता दी क्यों? क्योंकि 210 से ज्यादा होंगे तो 180 डेज इस महीने में पूरे नहीं हुए होंगे जिसका हम बना रहे, पिछले महीने में पूरे होंगे। तो हम ये ज्यूम कर लेंगे कि ये रिवर्सल पिछले महीने के रिटर्न में डली हो। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? बात समझ आ गई कि नहीं? तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हो जाएगा। चलो जी, अगला लेक्चर